नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं सौरभ शर्मा। भारत में कोरोना वायरस के मरीज अब बहुत जल्द 50,000 तक पहुंच जाएंगे। वायरस ने अब तक 1,694 लोगों की जान भी ले ली है और 24 घंटों में 126 मौतें हुई हैं और 2,958 नए मरीज सामने आए हैं। अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने फैसला किया है कि पूरे देश का डेटा सिर्फ एक बार सुबह सुबह ही अपडेट किया जाएगा। पिछले 2 दिन में केस बढ़े हैं, मौतें भी ज्यादा हुई, टेंशन बढ़ रही है। इस बीच अगले 24 घंटे बहुत अहम है। प्रधानमंत्री ने भी एक बड़ा फैसला कर लिया है। कल इस फैसले पर एक्शन शुरू हो जाएगा। एयरलिफ्ट से लेकर समंदर के रास्ते लाखों लोगों को हिंदुस्तान वापस लाया जाएगा। इस प्लान की मिनट टू मिनट डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। हेलो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। Hi, this is Rajendra Nair calling from Dubai Terminal T3. कोरोना वायरस ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ एयरपोर्ट ਤੇ फंसा होया। कोरोना वायरस ने जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लाखों हिंदुस्तानियों को फंसाया, तब उन्हें बचाने के लिए कोई और नहीं, हिंदुस्तान ही आगे आया। अब से चंद घंटों बाद कोरोना काल में विदेश में फंसे हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए मोदी सरकार एक बड़े इवैक्यूएशन एक्सरसाइज की शुरुआत करेगी। और यह इवैक्यूएशन छोटा मोटा नहीं, बल्कि 30 साल पहले कुवैत से एयरलिफ्ट करके भारत लाए गए 1,70,000 हिंदुस्तानियों को बचाने के मिशन से कहीं बड़ा होगा, कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। जल, थल और वायु से किए जाने वाले इस ऑपरेशन को वंदे भारत और समुद्र सेतु मिशन का नाम दिया गया है। यह मिशन कैसा होगा, किस तरह कामयाब होगा, इसके लिए किस तरह की प्लानिंग की गई, कितने दिनों तक मेहनत की गई, इस इवैक्यूएशन की प्लानिंग किसने की, कैसे की, आज हम इन सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। क्योंकि यह जितना बड़ा इवैक्यूएशन एक्सरसाइज है, उतनी ही बड़ी इसकी मिनट टू मिनट प्लानिंग भी थी। मेरे लिए कुछ करिए, मेरे लिए कुछ करिए। हम बोल रहे हैं कि हमको 14 दिन नहीं 28 दिन रखना, पर इंडिया में रखे। कोरोना ने इन जैसे सैकड़ों, हजारों, लाखों हिंदुस्तानियों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कैद करके रख दिया था। और अब इन सब की सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह अपने वतन वापस आ सके। ये बात मोदी सरकार अच्छी तरह जानती थी। 24 घंटे विदेश में फंसे हिंदुस्तानियों की कॉल अटेंड की जाती थी, उनकी तकलीफ सुनी जाती थी। विदेश मंत्रालय के अधिकारी हर छोटी से छोटी और बड़े से बड़े डेवलपमेंट पर नजर रखते थे। और विदेश मंत्री एस जयशंकर की निगरानी में अन्य देशों में फंसे भारतीयों की हर संभव मदद करने की कोशिश की गई। लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों से भारतीयों को बचाकर लाने का असली प्लान, उसकी पूरी रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में चल रही थी। और इसके लिए उन्होंने अपनी टीम भी तैयार कर ली थी। इस टीम को खुद प्रधानमंत्री मोदी लीड कर रहे थे। मोदी की टीम में विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को शामिल किया गया। क्योंकि बचाव अभियान से लेकर हिंदुस्तानियों को भारत लाने और उसके बाद होने वाली कार्रवाई में टीम मोदी के हर प्लेयर को अपना रोल बखूबी अदा करने की जरूरत है। विदेशों में फंसे भारतीय लोगों की स्वदेश वापसी को सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी ने अपने उन मंत्रियों को एक्टिव करके टास्क दिया जो कि यात्रा के लिए जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर सकें और सुविधाएं मुहैया करा पाएं। विदेश मंत्री एस जयशंकर को विदेशों में अपने समकक्ष अधिकारियों से बातचीत कर लोगों के मूवमेंट को सुनिश्चित करना था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस बिपिन रावत को नेवी के उन जहाजों को जल्द से जल्द तय करना था जो कि लोगों को लाने के लिए जा सकें। साथ ही उन्हें निर्देश देना था कि किस तरह से जहाज पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को एरोप्लेन मुहैया कराना था। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को उस हेल्थ प्रोटोकॉल को देना था जो कि यात्रा शुरू करने से पहले सभी यात्री फॉलो कर सकें और एक बार देश में आने के बाद भी उसे तय कराया जा सके। गृह मंत्री अमित शाह को सभी संबंधित राज्यों को यह बताना था कि कैसे जब वो लोग आएँ तो उन्हें क्वारंटीन किया जाए। आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें, साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी निर्देशों का पालन करें। ये सब कुछ इसलिए ताकि यात्रा आसानी से हो और संक्रमण से बचा भी जा सके। वंदे भारत और समुद्र सेतु मिशन को कामयाब बनाने के लिए मोदी ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एनएसए अजित डोवल सहित पीएमओ के अधिकारी, कैबिनेट सचिव और संबंधित मंत्रालयों को भी टीम में शामिल किया। और फिर तैयार हुआ बचाव अभियान का अचूक प्लान।
कुछ घंटे में शुरू होने वाला यह पूरा रेस्क्यू मिशन बहुत पेचीदा था। इसमें बहुत सारी अड़चनें थी क्योंकि लॉजिस्टिक की समस्या और दूसरे देश की समुद्री सीमा में जाकर अपनों को वापस लाना इतना आसान काम नहीं है। सवाल यह है कि इस प्लानिंग की शुरुआत कैसे हुई। लॉकडाउन के बाद विदेशों में फंसे भारतीय लोग दूतावास, मिशन और राज्य सरकारों से लगातार अनुरोध कर रहे थे कि उन्हें किसी तरह वापस भारत लाया जाए। किसी का वीजा खत्म हो रहा था तो किसी का काम खत्म हो चुका था, किसी को शारीरिक समस्या तो किसी के परिवार में समस्या। रही बात छात्रों की तो उनका हॉस्टल बंद। जैसे ये बात पता चली, अलग अलग दूतावासों ने विदेश सचिव को सूचनाएं भेजी। इसके बाद विदेश सचिव और विदेश मंत्री में चर्चा हुई और प्रधानमंत्री मोदी को पूरी डिटेल प्रेजेंटेशन दी गई। इसी बीच अमेरिका, रूस जैसे देशों ने भारत में फंसे अपने नागरिकों को अपने देश वापस बुला लिया। दूसरी तरफ करीब एक सप्ताह पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जरूरी कारणों की वजह से वापस लौटने को इच्छुक हिंदुस्तानियों को भारत लाने का ग्रीन सिग्नल देते हुए रणनीति बनाने को कहा। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव ने सबसे पहले दूतावासों से बात करके एक एक डिटेल इकट्ठा की। एक बार पूरा खाका तैयार होने के बाद प्रधानमंत्री के निर्देश पर मंत्री समूह की बैठक हुई। विदेश मंत्री ने दूतावासों से सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने को कहा और निर्देश दिए कि जो जरूरी कारणों की वजह से लौटना चाहते हैं और खर्च चुकाने में सक्षम हो वो अपनी जानकारी दें। इस बीच यह भी तय हुआ कि अगर किसी कारणवश कोई पैसा चुकाने में सक्षम ना हुआ तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन सरकार का काम सुविधाएं मुहैया कराना होगा और खर्च पैसेंजर को करना होगा। मिशन को यह भी कहा गया कि संबंधित देश के जिस शहर में लोग फंसे हों वहां से फ्लाइट की जगह ट्रैवलिंग की व्यवस्था कराई जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था हो। जहां जहां ज्यादा लोगों की संख्या थी वहां से लोगों को पहले निकालने की रणनीति बनी। विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव ने यूएसए, यूके, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कुवैत, बहरीन, फिलीपींस, सिंगापुर जैसे देशों में मौजूद इंडियन मिशन के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संवाद कर उन्हें पूरा प्लान और आगे का रोड मैप समझाया। जहां भी कोई जरूरत पड़ी या समस्या आई वहां अपने समकक्ष विदेशी अधिकारियों से बातचीत कर उन्हें अपने लोगों के लिए ग्रीन कॉरिडोर उपलब्ध कराने को कहा। ये बहुत ज़रूरी इस लिहाज से था क्योंकि लॉकडाउन के इस दौर में स्थानीय प्रशासन के सहयोग के बिना ना तो कोई कागजी प्रक्रिया पूरी हो सकती थी, ना ही लोगों का मूवमेंट संभव था। विदेश मंत्री, विदेश सचिव ने सभी संबंधित देशों के अपने समकक्षों से बात करके उन्हें रेस्क्यू मिशन के प्लान के बारे में बताया और उनसे प्रशासनिक स्तर पर सहयोग की अपील की, जिससे मूवमेंट में कोई परेशानी ना हो। संबंधित देशों को पूरा प्लान बताया गया और वो लोग तैयार हो गए। इस बीच भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने चेकअप का प्रोटोकॉल तैयार किया और ये डिसाइड हुआ कि फ्लाइट, शिप के क्रू मेंबर को टेस्ट कराने के बाद यात्रा की अनुमति होगी। जो पैसेंजर आना चाहते हैं उनकी अनिवार्य स्क्रीनिंग होगी। अगर कोई लक्षण नहीं पाया जाता है तभी यात्रा की अनुमति होगी। एक सुझाव यह भी था कि सबका कोरोना टेस्ट हो, लेकिन समय और व्यवस्था के लिहाज से इसे व्यवहारिक नहीं माना गया। इसके बाद शारीरिक लक्षणों पर जोर देकर स्कैनिंग तय हुई। यह भी तय किया गया कि लिखित में अंडरटेकिंग लेना अनिवार्य हो कि भारत आने के बाद जहां उनको 14 दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा वो जाएंगे और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करेंगे। यह रेस्क्यू मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि मालदीव और खाड़ी देशों से नेवी के जहाजों से लोगों को लाने की प्लानिंग हुई। खाड़ी देशों से 3 लाख से ज्यादा भारतीय लोग आने को तैयार थे। ऐसे में फ्लाइट से लाना मुश्किल काम था। नेवी के जहाज में एक बार में 200 से 250 लोग को ही ला सकते थे। खाड़ी देशों में दक्षिण भारत के काफी लोग हैं और सी रूट बहुत सहज है। उधर नेवी के जहाज पेट्रोलिंग पर लगे रहते हैं। 30 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बैठक हुई, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हुए। नेवी के जहाज से पैसेंजर को लाने की रणनीति बनी, लेकिन प्राथमिकता सुरक्षा और बचाव को दिया गया। अमेरिका में नेवी के जहाज में संक्रमण का मामला देखते हुए पीएम का निर्देश था कि जहाज के क्रू मेंबर्स और पूरी यात्रा के लिए बहुत ध्यान से एसओपी बनाया जाए। 8 से 10 जहाजों पर विचार हुआ और शुरू में 3 जहाज भेजना तय हुआ। भेजने से पहले डिसइंफेक्टिंग करना, पहुंचने पर कोई भी क्रू मेंबर जहाज से नीचे ना उतरे, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे निर्देश एसओपी का हिस्सा बने। इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी को विदेश मंत्री ने संबंधित देशों के शहरों की जानकारी दी और पुरी ने प्लेन का इंतजाम किया। टिकट की कीमत को मॉडरेट रखा गया, जिससे अनावश्यक बोझ न पड़े। हर देश से आने वाले टिकट का फ्लैट रेट तय किया गया। जहाज में स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करने के लिए क्रू मेंबर्स को ट्रेनिंग दी गई।
जहाज में प्रवेश, बैठाने और उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने को लेकर सख्त हिदायत दी गई। उसी हिसाब से प्लेन में सिटिंग अरेंजमेंट करने को कहा गया। लोगों की संख्या के अनुपात में बड़ा जहाज भेजने और क्षमता से कम लोगों को बैठाने की रणनीति बनी। गृह मंत्री अमित शाह भी एक्शन में आए ताकि आने के बाद सबको स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार क्वारंटीन किया जा सके। संस्थागत क्वारंटीन या होटल जैसी जगहों पर क्वारंटीन का खर्च पैसेंजर उठाएं या राज्य व्यवस्था करें। भारत में संबंधित जगह पहुंचकर एयरपोर्ट, यार्ड से बाहर निकलने के बाद क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचने का पूरा प्लान बनाने को राज्य सरकार को कहा गया। विदेश सचिव ने सभी राज्य सरकारों को यात्रा प्लान के बारे में ब्रीफ किया। उनके राज्य में आने वाले पैसेंजर्स के बारे में पूरी जानकारी और सारी डिटेल्स दी गई ताकि वो अपनी तैयारी कर सकें। राज्यों से बात करके डिटेल्स लिए जा रहे हैं, जितने रजिस्ट्रेशन उनके पास हैं, जबकि प्राथमिकता वाले पैसेंजर्स की सूची राज्यों से ला रहा है विदेश मंत्रालय। केरल जैसे राज्य चाहते थे कि सभी पैसेंजर्स की विदेशों में ही टेस्टिंग हो, लेकिन संबंधित देश में यह आसान काम नहीं था। जब लोग उनके देश से जा रहे हों, फिर वैसे लोगों का टेस्ट कराने में उनकी रुचि नहीं थी। भारत ने ईरान से लोगों को लाने के समय वहां टेस्ट कराया था, लेकिन वो संख्या कम थी जिसको यहां के डॉक्टर भेजकर करा लिया गया था, लेकिन अभी के माहौल में मुमकिन नहीं था। केरल सरकार का ये कहना था कि विदेशों से जो भारतीय वापस आ रहे हैं, हर देश में वहीं पे उनकी कोरोना टेस्टिंग करा ली जाए, लेकिन ना तो यह व्यवहारिक था, ना ही संभव। ऐसा इसलिए कि जो भी व्यक्ति दूसरा देश छोड़ के भारत आ रहा है, वो देश भला बाहर जाने वाले व्यक्ति पे अपना संसाधन क्यों खर्च करेगा। उसके बाद एक दूसरा सवाल ये आया कि क्या भारत की सरकार ऐसा कर सकती है जैसा कि पहले ईरान के मामले में किया गया था कि ईरान से जब लोगों को लाया जा रहा था तब भारत से डॉक्टरों की टीम गई थी, वहाँ कोरोना टेस्टिंग कराई गई। लेकिन उस बार के हालात और अभी के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तब आने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी, अभी कई देश से लोग आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि तब भारत में संक्रमण इतना ज़्यादा नहीं था, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना दबाव नहीं था। अभी भारत में खुद संक्रमण बहुत ज़्यादा है, ऐसे में इतने सारे डॉक्टर्स की टीम अलग अलग देश में भेजना व्यवहारिक और संभव नहीं था। इसलिए ये तय किया गया कि शारीरिक लक्षणों की सघनता से जांच कर यात्रा कराई जाए और यहाँ पहुँचने के साथ उन्हें क्वारंटीन में भेजा जाए, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराया जाए, उसके बाद घर जाने से पहले कोरोना टेस्टिंग भी करा ली जाए। लेकिन अभी के माहौल में ये मुमकिन नहीं था। भारत वापस आने के लिए करीब 2 लाख हिंदुस्तानी रजिस्टर कर चुके हैं। दुनिया के 13 अलग अलग देशों में 14,000 से ज्यादा भारतीय यात्री फंसे हैं। इन सभी को एक हफ्ते के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अलग अलग फ्लाइट्स और समुद्र के रास्ते भारत लाया जाएगा। लोगों को लाने का ये पहला चरण है और इसकी सफलता और संक्रमण के हालात को देखते हुए आगे का चरण तय होगा। 22 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट पर एक अहम डिटेल शेयर की। खुद टास्क फोर्स ऑन कोरोना वैक्सीन डेवलपमेंट, ड्रग डिस्कवरी, डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग की खबर बताई। यकीन मानिए आज दुनिया का सबसे बड़ा टास्क है कोरोना की वैक्सीन तैयार करना, और इसी टास्क पर प्रधानमंत्री की टास्क फोर्स दिन रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री इसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया यही जानना चाहती है कि कोरोना का टीका कब बनेगा, कैसे तैयार होगा, कौन तैयार करेगा। असंभव सा लग रहा है इस काम को संभव करने के लिए प्रधानमंत्री ने नए प्रयोग का आइडिया सुझाया। यह आइडिया क्या है, आप इस रिपोर्ट को देखकर समझेंगे कि कोरोना को हराने वाली वैक्सीन से कितने कदम दूर है भारत। मई महीने के 6 दिन गुजर चुके हैं और जून, जुलाई, अगस्त या फिर अक्टूबर, कब कोरोना वैक्सीन बनकर तैयार होगी, कोई कंफर्म डेट नहीं है। क्या कोरोना का इलाज करने वाला टीका आएगा तभी कोरोना जाएगा? इन प्रश्नों का निश्चित उत्तर ना अमेरिका के पास है, ना इटली के पास है, ना ब्रिटेन के पास है, ना चीन के पास है, ना इजराइल के पास है। कोरोना का टीका इजाद करना आज की तारीख में असंभव लग रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री दफ्तर में कोरोना वैक्सीन पर जबरदस्त मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री ने अपने नेक्स्ट टारगेट की स्टेटस रिपोर्ट देखी, मेक इन इंडिया कोरोना वैक्सीन का फुल अपडेट लिया। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री के साथ कौन कौन लोग थे, ये बहुत गौर से सुनिए। नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के डायरेक्टर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की टीम, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन, हेल्थ सर्विस सेवा के महानिदेशक,
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, आयुष मंत्रालय के मुख्य सचिव। कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी मिशन के लिए प्रधानमंत्री ने कोरोना टास्क फोर्स का गठन किया था। ये टास्क फोर्स मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए नहीं, लोगों तक अनाज पहुंचाने के लिए नहीं, टास्क फोर्स का पूरा फोकस प्रधानमंत्री के नेक्स्ट टारगेट को जल्द से जल्द पूरा करना है, यानी कोरोना का परमानेंट सॉल्यूशन देना, कोरोना का टीका इजाद करना। प्रधानमंत्री जी टास्क फोर्स बनाए और वॉर फुटिंग में काम चल रहा है पीएमओ में। देखिए, प्रधानमंत्री जी का कहना है कि आप वैज्ञानिकों को ये नहीं कह सकते कि हमें वैक्सीन सितंबर में चाहिए, ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च चला रहे हैं उसमें मोटिवेट करना सरकार का फर्ज होता है। अभी देखिए, प्राइवेट पार्टी अपने बिजनेस के लिए हर दुनिया में हर कंट्री के पास जाके वो वैक्सीनेशन के लिए वो एक्सप्लोर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी हर्षवर्धन जी को भी बोले हैं, जो मिनिस्टर है हेल्थ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि डेली मॉनिटर करना है वैज्ञानिकों के साथ, क्योंकि मोटिवेट करना है, स्पॉन्सरशिप देना है और साधन सरकार देंगे कि आप रिसर्च करो। आज की तारीख में भारत ने सबसे पहले टीका बनाया तो यह क्रांतिकारी कदम होगा। इस वक्त सबको यह मिशन इम्पॉसिबल लग सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अगला टारगेट यही रखा है और कंफर्म खबर यही है कि अगर सब कुछ राइट ट्रैक पर रहा तो दुनिया के लिए संकट मोचक भारत बनेगा। कोरोना की संजीवनी सबसे पहले भारत में बनकर तैयार होगी। अगर आपको ये बातें हवाई लग रही हैं तो कुछ आंकड़ों को नोट कर लीजिए। आपकी याददाश्त दुरुस्त करनी जरूरी है। ग्लोबल वैक्सीन मार्केट का बेताज बादशाह हिंदुस्तान है और आज पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। भारत वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस है। ग्लोबल वैक्सीन मार्केट में 60% देश की हिस्सेदारी। यूएन को 60 से 80% वैक्सीन भारत देता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन कंपनी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हर साल 1.5 अरब डोज बनाती है। वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर भारत की विश्वसनीयता सबसे ज्यादा है। देखिए, मोदी जी के कारण और भारत के विश्वसनीयता के कारण आज के दिन में पूरी दुनिया देख रहे हैं कि भारत कोशिश कर रहे हैं। चाइना के बारे में क्रेडिबिलिटी खत्म हो गया। अभी चाइना अगर वैक्सीन लेके भी आए तो वो वैक्सीन लेने के लिए दुनिया तैयार नहीं है। तो आज हमारे वैज्ञानिकों जो कोशिश कर रहे हैं उसको मोटिवेट करने के लिए बहुत बड़ा मौका आया है। प्रधानमंत्री जी का उम्मीद है कि हम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलॉसफी एकदम क्लियर है। इस वक्त देश के वैज्ञानिकों के पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी और कोरोना के आपातकाल से इंसानियत को बचाने की जिम्मेदारी भी है। आज अच्छी खबर यह है कि वैक्सीन रिसर्च में भारत के 30 प्रोजेक्ट अंतिम चरण में है। सरल शब्दों में कहें तो कोरोना वायरस का काम तमाम करने वाली वैक्सीन और दवा बनाने का काम भारतीय वैज्ञानिकों और फार्मा कंपनियां ट्रायल के लास्ट राउंड तक पहुंच चुकी हैं। डगर कठिन है, चैलेंज बड़ा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। आज जर्मनी वैक्सीन बना रहा है, अमेरिका वैक्सीन बना रहा है, इजराइल टीका बना रहा है, इटली टीका बना रहा है, ब्रिटेन वैक्सीन बना रहा है। ऐसी सिचुएशन में आपको खुद 2 कदम आगे की सोच के साथ चलना है। दुनिया के जिन देशों में कोरोना का वायरस और उसका प्रभाव ज्यादा देखा जा रहा है, वहां अध्ययन में एक और बात सामने आई है। इन देशों में शुरुआती कुछ दिनों के बाद अचानक बीमारी का जैसे विस्फोट हुआ है। इन देशों में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। भारत सरकार इस स्थिति पर, इस वैश्विक महामारी के फैलावे के इस ट्रैक रिकॉर्ड पर पूरी तरह नजर रखे हुए हैं। कोरोना के वॉर रूम में रोजाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टास्क फोर्स से अपडेट लेते हैं।
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय हर दिन वैक्सीन के डेवलपमेंट की ब्रीफिंग करता है। यहां तक कि प्रधानमंत्री खुद मिशन वैक्सीन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यह काम जल्द से जल्द हो, इसका आइडिया प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स को सुझाया है। देश भर में कोरोना वैक्सीन पर हैकेथन का आयोजन हो, देश के बड़े वैज्ञानिकों से वैक्सीन पर रिसर्च कराई जाए, प्राइवेट के साथ सरकारी संस्थान रिसर्च का हिस्सा बने, वैक्सीन बनाने का एक्सपेरिमेंट बड़े स्तर पर होना चाहिए। आपके मन में यह सवाल होगा कि भारत की वैक्सीन रिसर्च कहां तक पहुंची, तो इसकी डिटेल हमारे पास है। सबसे पहले समझिए कि देश की 6 बड़ी कंपनियां और 4 सरकारी संस्थान इस वक्त 30 वैक्सीन रिसर्च पर रात दिन काम कर रहे हैं। देश की 6 बड़ी दवा कंपनियां इस वक्त वैक्सीन बनाने की आखिरी राउंड में हैं। ये कंपनियां हैं कैडिला जाइडस, सीरम इंस्टीट्यूट, बायोलॉजिकली, भारत बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल, मायनवैक्स और 4 सरकारी संस्थान हैं जो कोविड-19 के लिए वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। कुछ दिन पहले कोविड की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया था। इस रिसर्च में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक हिस्सा हैं और सीरम इंस्टीट्यूट का मानना है कि बहुत जल्द वैक्सीन मार्केट में होगी। तो दूसरी कंपनी भारत बायोटेक ने टीका नेजल ड्रॉप के रूप में तैयार किया है यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन और फ्लूजेन कंपनी के साथ। भारत बायोटेक ने कोविड वैक्सीन को कोरोफ्लू नाम दिया है। वैक्सीन की 1 बूंद कोरोना मरीजों के नाक में डाली जाएगी। टेस्ट सफल रहने पर कंपनी 30 करोड़ खुराक का मैन्युफैक्चर करेगी। रिसर्च में मशहूर जापानी वायरोलॉजिस्ट योशिहिरो कावाओका भी शामिल। कैडिला कंपनी कोरोना का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के रिसर्च पर काम कर रही है, तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल कंपनी ऑस्ट्रेलिया की ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना वायरस के लिए एक वैक्सीन बनाने पर रिसर्च कर रहे हैं। भारत WHO के वैक्सीन रिसर्च मिशन में शामिल है। भारत के वैज्ञानिकों की रिसर्च अंतिम दौर पर है, या तो जानवरों पर उसका टेस्ट हो चुका है या फिर टेस्ट होने वाला है। जिन वैक्सीन का जानवरों पर सफल परीक्षण हो चुका है, अब उनका ह्यूमन ट्रायल के पॉजिटिव रिपोर्ट का इंतजार है। यानी कोरोना को मारने का फॉर्मूला भारत की लैब में तैयार होगा। लगता है कोरोना की वैक्सीन का इंतजार किम जोंग उन को भी है, तभी तो अपने डुप्लीकेट से काम चला रहा है। 1 मई को किम जोंग दुनिया के सामने आते हैं। 20 दिन का सबसे बड़ा सस्पेंस खत्म होता है, लेकिन इस तानाशाह की बॉडी लैंग्वेज देखकर बार बार शक हो रहा था कि कहीं ये किम का हम शक्ल तो नहीं है। इसके लिए हमने किम के पुराने वीडियोस निकाले, क्लोज अप फोटोग्राफ्स निकाली, 1 मई और पुराने किम को कंपेयर किया, एक्सपर्ट से सलाह ली और इसके बाद जो सच सामने आया उसे देखकर आप भी चौंक उठेंगे। टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में जो दांत नजर आ रहे हैं उनको बड़े गौर से देखिए, क्योंकि किम जोंग उन की हिस्ट्री की मिस्ट्री इन दांतों में ही छिपी है। हम आपसे 5 दिन से कह रहे हैं, जो किम जोंग उन दुनिया के सामने आया है वो असली है। इस पर शक हो रहा है क्योंकि किम अपने हम शक्ल को भेजकर गुमराह भी कर सकता है। इसलिए हमने इस पूरी फुटेज को करीब 200 घंटे देखा, बार बार रिवाइंड किया, फिर प्ले किया, एक एक फ्रेम को फ्रीज करके देखा, किम की बॉडी लैंग्वेज को जूम करके देखा। इसके बाद किम जोंग की पूरी प्लानिंग, स्क्रिप्ट, एक्टिंग सब कुछ समझ में आई। किम जोंग उन की वापसी दिखाने के लिए मल्टी कैप वीडियो शूट किया गया। कई जगह 1 मई 2020 की तारीख पर फोकस किया गया था ताकि इस डेट को हर कोई नोटिस करे। लेकिन तानाशाह दांतों से मात खा गया, क्योंकि जो शख्स तानाशाह बनकर कैमरे के सामने आया उसके दांत देखिए, टेढ़े मेढ़े दांत हैं, जबकि ओरिजिनल किम जोंग के दांत ऐसे हैं।
दूसरा किम जोंग का चेहरा देखिए। जो किम जोंग बनकर सामने आया था, उसका चेहरा कोरियन से ज्यादा चाइनीज लग रहा था। हिटलर, सद्दाम हुसैन जैसे तानाशाह अपने डुप्लीकेट भी रखते थे। जहां खतरा होता था वहां वो खुद नहीं जाते थे, बल्कि उनके हमशक्ल मोर्चा संभालते थे। ऐसे में अगर ये किम जोंग उन का हम शक्ल है तो इसका ओरिजिनल दिखाने के लिए कैसी तैयारी की गई, कैसे तानाशाह बनने की प्रैक्टिस की गई, कैसे पूरे ड्रामे को न्यूज बनाया, इसकी इनसाइड स्टोरी देखिए। किम जोंग उनको दुनिया के सामने आए 20 दिन हो चुके थे। किम जोंग इज डेड, ये हेडलाइंस बनने लगी थी। नॉर्थ कोरिया में सत्ता संग्राम शुरू होने लगा था। ऐसे में किम जोंग का कैमरे के सामने आना, सबको यकीन दिलाना कि तानाशाह सही सलामत है, बेहद जरूरी था। लेकिन इस बार यह काम किम के हम शक्ल से करवाना था। इसके लिए सबसे पहले एक जबरदस्त स्क्रिप्ट लिखी गई, जिसमें जनता के लिए फर्टिलाइजर फैक्ट्री को चुना गया, ताकि नॉर्थ कोरिया की जनता को बताया जा सके कि तानाशाह उनके लिए कितना सोचता है। इसके बाद मल्टी कैम सेटअप लगाया गया, हाई डेफिनेशन वाले कैमरे आए, जिमी कैम से भी शूटिंग की गई, अलग अलग एंगल से फोटोशूट भी हुआ। मास इवेंट दिखाने के लिए पब्लिक को चुना गया। हर किसी के हाथ में नॉर्थ कोरिया का फ्लैग और फूल थमाया गया। जनता को साफ निर्देश थे कि पूरा जोश दिखाना है, हर एक चेहरे पर खुशी साफ नजर आनी चाहिए। फिर एंट्री होती है तानाशाह किम की, और पहला शक यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इस किम की चाल देखिए। अब किम जोंग की पुरानी फुटेज में उसकी चाल देखिए, दोनों में फर्क साफ नजर आ रहा है। नॉर्थ कोरिया में मीडिया किम के कंट्रोल में है, विदेशी मीडिया पर बैन लगा हुआ है। ऐसे में वहां से आने वाली तस्वीरें सच्ची हों, ऐसा नहीं माना जा सकता। ये देखिए, जब किम जोंग चलते हुए आ रहे हैं तो उनके बगल में हरे रंग की बोर्ड पर तारीख लिखी हुई है, 1/5/2020। जब किम जोंग स्टेज पर पहुंचता है तो उसके पीछे भी 1 मई की तारीख लिखी हुई है। जब सारे लोग स्टेज पर तालियां बजा रहे हैं, उस फ्रेम में भी 1 मई की डेट नजर आ रही है। यानी ये दिखाना मकसद था कि वीडियो पुराना नहीं है। जो पब्लिक अपने तानाशाह का जोरदार स्वागत कर रही है, उसने मास्क पहन रखा है। किम जोंग के गार्ड्स ने भी मास्क पहन रखा है। एक तरफ यह दावा किया जाता है कि नॉर्थ कोरिया में कोरोना वायरस का एक सिंगल केस नहीं है, 100% कोरोना फ्री कंट्री है, तो फिर जनता और गार्ड्स का ऐसा मास्क पहनना दाल में काले का इशारा कर रहा है। किम जोंग को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल है, वजन भी बढ़ा हुआ है, यानी कोरोना होने के चांसेस ज्यादा हैं। कोरोना के खतरे के बीच तानाशाह एक फैक्ट्री के उद्घाटन में आने का रिस्क नहीं लेगा। अब सवाल उठता है कि क्या यह असली किम जोंग है या कोई हमशक। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है। इस वीडियो में भी वो कई जगह स्मोकिंग करते हुए साफ नजर आ रहा है, लेकिन इससे पहले कभी भी नॉर्थ कोरियाई मीडिया ने किम को ऐसे सिगरेट पीते हुए विजुअल टेलीकास्ट नहीं किए। स्मोकिंग की जो तस्वीरें सामने आई थी वो विदेशी मीडिया नहीं दिखाई, और इनमें किम को पता नहीं था कि रिकॉर्डिंग हो रही है, यानी स्मोकिंग करते हुए भी किम को दिखाना स्क्रिप्ट का हिस्सा था, ताकि यकीन हो सके कि ये असली है। अब जरा देखिए किम कैसे हंसते हुए अपने अधिकारियों से बात कर रहा है, खुश होकर लोगों से मिल रहा है, जबकि तानाशाह की ऐसी फितरत नहीं है। वो अपने मंत्रियों से दूरी बनाकर रखता है, उसका खौफ है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं दिखा। शायद किम के कैरेक्टर में रहे एक्टर को इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी। अब जरा इस फ्रेम को देखिए। किम जोंग उन अपनी जनता को देखकर लगातार ताली बजा रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही है। ऐसा लग रहा है कि वो अपनी अपीयरेंस को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रहा है।
अगर ये असली किम है तो 100% बदल चुका है, लेकिन दुनिया बदल सकती है मगर तानाशाह नहीं। नॉर्थ कोरिया का पड़ोसी देश साउथ कोरिया है। दोनों देशों के बीच जबरदस्त दुश्मनी है और एक दूसरे की छोटी से छोटी हरकत पर दोनों नजर रखते हैं। ऐसे में किम जोंग के बारे में साउथ कोरिया की रिपोर्ट क्या कहती है, वो जानना बेहद जरूरी है। नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के मुताबिक 6 मई तक किम जोंग उन 17 बार दिखाई दिए। हर साल इतने वक्त तक किम कम से कम 50 बार जरूर जनता के सामने आते थे, लेकिन इस साल किम जोंग 66% कम नजर आए। NIS को लगता है कि किम जोंग के सामने नहीं आने की बड़ी वजह कोरोना वायरस है, जिसकी वजह से वो अंदर से ही काम कर रहे हैं। साउथ कोरिया का कहना है कि किम कोरोना के डर से बाहर नहीं निकल रहा है। नॉर्थ कोरिया करीब 85% सामान बाहर से मंगवाता है। लॉकडाउन की वजह से उनके यहाँ सामान नहीं आ पा रहा है और हालात बेहद नाजुक हैं। नॉर्थ कोरिया में महंगाई चरम पर है। दुकानों में सामान नहीं है। राशन लेने के लिए लोगों की लंबी लग रही है। नॉर्थ कोरियाई कैबिनेट और रक्षा विभाग ने महंगाई को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन हालात उनके काबू से बाहर हैं। एक तरफ भुखमरी और दूसरी तरफ तानाशाह का लापता होना। ऐसे हालातों में कहीं किम जोंग के खिलाफ विद्रोह शुरू न हो जाए, इसलिए उसका सामने आना जरूरी था। यह कैसे होगा, इसकी जिम्मेदारी किम जोंग उनकी बहन किम यो जोंग को सौंपी गई होगी, क्योंकि किम को सबसे ज्यादा भरोसा अपनी बहन पर है। वो तानाशाह की सलाहकार भी है और इस वीडियो में वो नजर भी आ रही है। यानी वही शूट किया गया है जैसे यो जोंग चाहती थी। दुनिया को वही दिखाया गया जैसे किम और यो के बीच तय हुआ होगा। आइए अब बात करते हैं उस लॉकर रूम की जिसकी चर्चा हर पेरेंट ग्रुप में हो रही है। टीचर्स के ग्रुप में सिर्फ इसी के मैसेज आ रहे हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर अकाउंट से यही पोस्ट किया जा रहा है। लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं और हम ढूंढ कर लाए हैं उस लड़के को जिसने इस मिस्ट्री को अनलॉक किया, जिसके पास इस लॉकर रूम के सारे राज खोलने की चाबी है। इंस्टाग्राम में ग्रुप बना जिसका नाम बॉयज लॉकर रूम रखा गया। नाम से साफ है बॉयज की बातें जो इस ग्रुप में लॉक रहेंगी। लेकिन जब इस लॉकर रूम को अनलॉक किया गया तो हर कोई सन्न रह गया। लॉकडाउन के दौरान इस ग्रुप में संस्कार को लॉक, इज्जत को डाउन कर दिया गया। सबसे पहले समझिए इस ग्रुप में कौन कौन था और क्या क्या बातें होती थी। चैटिंग ग्रुप में 10वीं से 12वीं क्लास तक के छात्र लड़कियों की मॉफ फोटो पोस्ट करते थे, लड़कियों पर रेप और गैंग रेप जैसे कमेंट किए। ज्यादातर छात्र साउथ दिल्ली के स्कूलों में पढ़ते हैं। चैटिंग ग्रुप में ज्यादातर लड़के नाबालिग हैं। कुछ छात्रों की उम्र 18 साल से पार है। इस ग्रुप के बारे में किसी को खबर नहीं लगती। अगर हारिस खान खुलासा नहीं करता, हमने सीधे हारिस से कांटेक्ट किया। उससे इस ग्रुप के बारे में एक एक डिटेल पता चली। मेरा पहला सवाल आपसे यही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कि मैंने जी थोड़ी बहुत तो मैंने जानकारी दी है, लेकिन अगर आप बताएं दर्शकों को, ये बॉयज लॉकर रूम ये भला थी क्या, ये चीज थी क्या, इसमें कितने मेंबर्स थे और क्या चल रहा था? सर ये एक ग्रुप बनाया था लड़कों ने, जैसे कि आपने बताया कि 10th 12th 11th ऐसे क्लास के लड़के हैं, मोस्टली इसमें सारे माइनर्स हैं। और इन्होंने एक ग्रुप बनाया था वो इंस्टाग्राम पे, और इस पे लड़कियों की पिक्चर्स डाली जाती थी। उनके मतलब अकाउंट की जो कुछ पिक्चर्स के स्क्रीनशॉट भेजे जाते थे, कुछ जैसा कि आपने बताया मॉफ पिक्चर्स, ये सब भी थी उसमें, और जिस पे काफ़ी गंदी तरीके से कमेंट किया जाता था। और इसमें जहाँ तक कि मुझे पता लगा है, इसमें लड़के रैंडमली ऐड भी किए जाते थे जिनको इस बारे में कोई नॉलेज भी नहीं थी, कुछ पता नहीं था। तो इस तरह मुझे जो भी थोड़ा बहुत पता अच्छा, हारिस आपको कोई अंदाजा है कि कितने मेंबर्स थे इस ग्रुप में? के बारे में काफ़ी गलत चीज़ डालती। इसमें करीबन 20 से ऊपर लोग थे जितना मुझे अंदाजा है। अच्छा, और एक बात और बताइए कि क्या आपको ये पता चला कि इस ग्रुप में जितने भी लड़के शामिल किए गए,
वो इसी पर्पस से शामिल किए गए थे या ग्रुप बना किसी और चीज के लिए और दिखाया कुछ और किया कुछ और वाली स्थिति है? ये ग्रुप इसी पर्पस के लिए बना था क्योंकि असल में मैं इस ग्रुप का पार्ट नहीं था। एक लड़के को इस ग्रुप में ऐसे ही रैंडमली ऐड किया गया था और गर्ल विक्टिम्स में से एक लड़की को वो लड़का जानता था। तो जब उस लड़के ने उस लड़की की पिक्चर्स देखी, उसने स्क्रीनशॉट लिया पूरी चैट का, जितनी भी जब से वो एडेड था उसके बाद उससे तब तक कि उसने पूरी चैट का स्क्रीनशॉट लिया और उसने उस लड़की को इंस्टाग्राम पे भेजा। और वो लड़की मेरी काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड है, तो उसने वो स्क्रीनशॉट्स मुझे भेजे थे। और जितना मैंने उन स्क्रीनशॉट्स में देखा, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ इसी बारे में बात हो रखी है। सिर्फ़ और सिर्फ गंदे कमेंट्स पास किए गए हैं, लड़कियों की फ़ोटोज़ डाली गई हैं और उसमें कुछ भी नहीं है। बॉयज लॉकर रूम एक्सपोज हुआ तो ऐसा सच सामने आया जिसका अंदाजा किसी भी पेरेंट्स को नहीं होगा। स्कूल जाने वाले छात्र किस हद तक गिर गए वो भी देखिए। क्या क्या चैट चल रहा था उसमें से अगर जो आपको लगे बताया जा सकता है टेलीविजन पर? उस चैट के बारे में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी चीज़ है जो बताने लायक है, क्योंकि उसमें काफ़ी गलत चीज़ें बोली गई थी लड़कियों के बारे में, मतलब बॉडी शेमिंग। और इस चीज़ पे कुछ भी मेरे ख्याल से बोला नहीं जा सकता है, क्योंकि सारे कमेंट्स इतने गंदी तरीके से लिखे गए थे और बोले गए थे, पास किए गए थे कि उसको ऐसे बाहर ऐसे बोलना मुझे नहीं लगता कि सही होगा। शुरू में बताया हारिस की इस ग्रुप में ज़्यादातर नाबालिग थे, माइनर्स थे। जो मैसेजेस थे और कुछ ही थे जो कि शायद 18 साल से ऊपर के होंगे, ज़्यादातर अश्लील मैसेजेस माइनर ही कर रहे थे। जी उस ग्रुप में काफ़ी लड़के थे जो एक्टिव नहीं थे, लेकिन वो उस ग्रुप का पार्ट थे। जितने भी एक्टिव थे उसमें जिन लड़कों ने कमेंट्स पास किए हैं, वो जितना मेरी नॉलेज है उसमें यही है कि वो सारे लड़के नाबालिग थे, माइनर्स थे। अच्छा। और मोस्टली बातें जिन लड़कों ने की हैं, जो मेन लोग थे इस ग्रुप के, उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने निकलवाई थी और उनमें से ऑलमोस्ट सारे या शायद सारे ही माइनर्स और नाबालिग थे। इस ग्रुप में इतनी अश्लील बातें होती थी कि उसकी एक लाइन तक कहने में शर्म आ जाएगी। दिल्ली महिला आयोग ने इस मामले में दिल्ली पुलिस और इंस्टाग्राम को नोटिस भेजा था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेते हुए FIR दर्ज की। स्वाति जी, बहुत ही शॉकिंग है ये जो सामने आया है। आपके हिसाब से क्या किया जा सकता है? ये जो चल रहा था ये क्या दिखाता है? मुझे लगता है सबसे पहले तो एक कड़ा समाज को एक मैसेज देने की जरूरत है, जो कि इस वक्त नहीं दिया जाता है। आज लोगों को लगता है कि किसी भी महिला के साथ, किसी भी बच्ची के साथ वो कुछ भी कर देंगे, कोई भी गलत काम कर देंगे, गैंग रेप तक की प्लानिंग कर देंगे, सोशल मीडिया के ग्रुप पे प्लानिंग कर लेंगे, लेकिन कोई उनका कुछ बिगाड़ेगा नहीं। तो एक कड़ा मैसेज देने की जरूरत है, जो कि इस केस में अब दिया जा रहा है। दिल्ली महिला आयोग के नोटिस के बाद दिल्ली पुलिस ने FIR भी दर्ज करी है और साथ में बहुत सारे लड़कों को अभी अरेस्ट करा जा रहा है। एक लड़का तो रिमांड होम में भेज दिया गया है। तो ये कड़ा मैसेज देने की जरूरत है, जिससे कि लोगों को ये पता चले कि अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत उसके रेपरकशंस हैं जो कि आपको लाइफ लॉन्ग परेशान करेंगे। तो ये मेरे हिसाब से एक जरूरी काम है और इसके साथ साथ पेरेंट्स को ध्यान देने की जरूरत है, स्कूल्स को ध्यान देने की जरूरत है, फ्रेंड्स में, पीयर ग्रुप में इन सब बातों के ऊपर चर्चा होने की जरूरत है। देयर हैज टू बी मच मोर अवेयरनेस, नहीं तो फिर कैसे समाज बदलेगा। अच्छा स्वाति, जो लोग, जितने बच्चे इस ग्रुप में थे, उन सब पर एक्शन हो रहा है कि या जिन लोगों ने फोटो डाली या कमेंट किया उन पर हो रहा है? दिल्ली पुलिस इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जहां तक मेरी जानकारी है, अभी एक लड़के को रिमांड होम भेजा गया है जो कि उस ग्रुप का एडमिन था। उसके बाद सारे लड़कों से पूछताछ की जा रही है कि उनका क्या रोल था उसमें। लॉकडाउन में स्कूल बंद हैं, तो मोबाइल में, लैपटॉप में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। घर से बाहर निकल नहीं सकते, इसलिए मोबाइल में टाइम पास करने की परमिशन पेरेंट्स से मिल गई है। लेकिन इन सब के बीच आपका बच्चा क्या कर रहा है, ये देखने की जरूरत है। हाँ,
हर किसी की प्राइवेसी भी होती है, लेकिन आपके बच्चे क्या करते हैं, किससे क्या चैट करते हैं, इंटरनेट में क्या सर्च करते हैं, इन सब को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये उम्र ऐसी होती है जब बच्चों को समझाना, सही गलत बताना बहुत जरूरी होता है।